जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आप सबने देखा था पिछली वीडियो में हमने फिजिक्स का ऐसे सेंटअप एग्ज़ाम का क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग जो कि आपको 11 अक्टूबर से आपका सेंटअप एग्ज़ाम स्टार्ट है, उसके केमिस्ट्री जो आपका इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट है उसके आपका वायरल क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट 11 अक्टूबर से आपका स्टार्ट है, उसके केमिस्ट्री के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और टोटल 1.5 घंटे की वीडियो होगी जिसमें कि 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको ऐसे कराए जाएंगे और ये 200 क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट एग्जाम में आपके काम आने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके 42 होंगे, जिसमें कि आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों ही होंगे। अभी आपको 10 बज रहा है, 10 बजे आपको ये ऑब्जेक्टिव की वीडियो मिल रही है, 11 बजे आपको ऐसे इसकी सब्जेक्टिव की वीडियो करा दी जाएगी पूरे के पूरे आपको। फिलहाल ये OMR सीट पर जो आपको आंसर देना है 35 क्वेश्चन के, उसके हम लोग अभी आंसर को देखेंगे। टोटल 200 प्लस क्वेश्चंस को ऐसे कवर अप करेंगे ऑब्जेक्टिव के, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, जो कि आपका आपके इंस्ट्रक्शंस है तो आप जानते ही है OMR सीट पे आपको 35 के सही जवाब देने हैं। तो बहरहाल आपका जो OMR सीट होगा वो होगा आपका कमेंट सेक्शन, तो सारे जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और सारे का आप टेस्ट कर सकते हैं कितने आपको आंसर आते हैं। तो चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो होगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ए तथा बी तत्व से बना एक यौगिक का संरचना क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें ए घन के कणों पर तथा वाई के परमाणु फलक केंद्रों पर अवस्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? The structure of a compound made of elements A and B is crystallized. The atom A is situated at the corner and the atom B is situated at the center of each of faces of the cube. What is the formula of this compound? तो आपको फार्मूला बताना है। ऐसे ही सेट के प्यारे दोस्तों आपके क्वेश्चन चलने वाले हैं। पहला का जो क्वेश्चन आपने अभी पढ़ा उसका आंसर हो जाएगा आपका AB का पावर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 की तरफ। किसका, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसका, ध्यान से देखिए, किसका क्वानाथ्रक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है? विच हैज़ अ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पहला जो ऑप्शन है 0.1 MnCl, 0.1 MbCa2 या फिर 0.01 M सुक्रोज या फिर 0.01 M ग्लूकोज। किसका सबसे ज़्यादा होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सही का 2 का हो जाएगा B। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ध्यान देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर B। देखिए हो सकता है कि थोड़ा सा जो आपका आवाज़ वगैरह उसको मैच करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि वीडियोस पहले शूट हो चुका था, इसके कारण से दिक्कत हो गया। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 3 क्या, फ्राडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, यानी फ्राडे सेकेंड लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस रिलेटेड टू। आपका फ्राडे का सेकेंड लॉ किससे आपका रिलेटेड है? तो जो फ्राडे का सेकेंड लॉ है आपका वो किससे रिलेटेड है? वेलोसिटी से, एटॉमिक नंबर से, या फिर एटम्स ऑफ पॉजिटिव आयन से, या फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से। 4 में से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा सही आंसर है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D, जो कि आपका है इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, चलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। 4 का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा। 4 क्या कहता है? हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज, पूछ रहा है आपसे, द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज। हीलियम का मुख्य स्रोत होता है रेडियम या फिर मोनाजाइट, हवा या फिर जल। मेन सोर्स हीलियम का क्या होता है? रेडियम, मोनाजाइट, एयर या फिर जल। तो जो मेन सोर्स होता है आपका, जो मेन सोर्स आपका हीलियम का होता है, आप लोग नीचे कमेंट में अपना जवाब दे सकते हो। जिसका भी जवाब आता है अच्छी बात है, आप लोग जवाब जरूर देना जितना के। और याद रखना जितने क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं ना, अगर एक क्वेश्चन भी छूट गया एग्जाम में तो चैनल को रिपोर्ट मार देना। खैर क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग का, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा? तो मोनाजाइट। क्या हो जाएगा? मोनाजाइट। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होगा? तो मोनाजाइट आपका हीलियम का मुख्य स्रोत होता है। याद रखिएगा, जिन लोगों का आंसर मोनाजाइट था बहुत ही सही। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज, ध्यान से देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन NiCO4, यानी कि NiCO4 में निकल का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर निकल के ऑक्सीकरण संख्या आपका निकल में NiCO4 में क्या होगा? अगर इसको ध्यान से देखिएगा, जिसको भी बच्चे को भी, जिसको भी अगर आंसर आता होगा नीचे कमेंट जरूर करें कि हाँ आंसर आता है, ताकि आप लोग को याद तो रहे कि हाँ जो अगर ये एक सेट बना है तो उसका आंसर इतना हमको पता है। ज़रूर कोशिश कीजिए आप लोग।
चलिए, तो हम लोग क्या था क्वेश्चन कि NiCO4 में निकल का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो निकल का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, कमेंट कीजिए, मैं कमेंट देख करके जरूर बताऊंगा आप लोग का कि हाँ सबसे पहले वीडियो में आपका कमेंट किसका आया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 या फिर 3 या फिर 0 या फिर 2, 4 ऑप्शन है। तो आपका जब भी निकल का होगा ना Na, आपको याद रखिएगा निकल का जो होगा, और शायद 3 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हो, 2023 में 3 फरवरी को ही आपका एग्ज़ाम लेगा केमिस्ट्री का, तो उसको भी याद रख के चलेंगे। चलिए, बहरहाल निकल में आपका जो संख्या होगा ऑक्सीकरण संख्या वो होता है आपका 0। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 6 की तरफ। 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सा इसमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को नहीं आपको फॉर्म करता है, ये आपके ऊपर आंसर देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, NH3, H2O, HF या HCl। ठीक है, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, NH3, H2O, HF या HCl। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछता है, बहुत बार इसको पूछता है। तो बहरहाल इसको याद रखिएगा, जब आंसर लगाइएगा तो इसका हो जाएगा HCl। HCl में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। यहाँ तक आपने अगर क्वेश्चन को ऐसे कंप्लीट किया है 6 तक तो बहुत ही बढ़िया। और किसी बच्चे का अगर 6 आंसर सही हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आपका ऐसे मनोकामना जो है वो बढ़े। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस पर डे कराने का, लेकिन 10 से ज़्यादा ही रहेगा, 15 के आसपास। तो आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अल्कीन का सामान्य सूत्र है। अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन इज, BBI है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, BBI है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अल्कीन का आपका सामान्य सूत्र क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 CnH2n, ऑप्शन नंबर 2 CnH2n-2, CnH2n+2 या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कीन का अल्मीन मैंने बोल दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अल्कीन का, तो अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो जब भी आप देखोगे ना अल्कीन का सामान्य सूत्र जब निकालोगे, इसका ध्यान से, ठीक है, अल्कीन का आता है, अल्केन का भी आता है। तो अल्कीन का आपसे पूछ रहा है, अल्कीन का आपसे पूछ रहा है, तो जब भी अगर याद रखिएगा तो अल्कीन का जो आपका होता है क्या होता है उसको ध्यान देखिएगा। तो CnH2n प्लस CnH2n में से और माइनस या फिर प्लस, इन्हीं तीनों में से कोई होगा। ठीक है, इन्हीं तीनों में से कोई होगा, कोई तो होने वाला है। तो इसीलिए इसका जब भी आप निकालोगे ना तो वो आपका निकलेगा CnH2n। ठीक है, CnH2n निकलेगा जब भी अल्कीन का। अल्केन का भी होता है, तो बार बार याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किसमें आइसोप्रीन इकाई है, आइसोप्रीन मोनोमर प्रेजेंट है किसमें आपका प्राकृतिक रबर में, टेरेलिन में, नाइलोन में या फिर पॉलीथीन में, किसमें आपको ये मौजूद होता है। एक VBI क्वेश्चन है, MVBI आप इसको कर सकते हो, ये आपको बार बार हर साल पूछता है, अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। आइसोप्रीन मोनोमर प्रेजेंट होता है कोई किसमें, नेचुरल रबर में, ठीक है, या फिर टेरेलिन में या फिर नाइलोन 66 में या पॉलीथीन में। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, नेचुरल रबर में। 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, नेचुरल रबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैल्शियम फॉर्मेट का स्तरण करने पर प्राप्त होता है, यानी कि कैल्शियम आप जब भी डिस्टिलेशन करोगे कैल्शियम फॉर्मेट का तो आपको क्या मिलेगा। कैल्शियम फॉर्मेट का जब आप डिस्टिलेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम फॉर्मेट का जब भी डिस्टिलेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा। देख मेरे भाई, ऑप्शन है CH3CHO, HCHO, SCOOH, CH3COOH, क्या मिलेगा। तो जब भी आप डिस्टिलेशन करोगे कैल्शियम फॉर्मेट का, जब भी, तो आपको देगा, क्या देगा, HCHO, क्या देगा, HCHO। ये जो आपने देख रहे हो ना CH3COOH, तो ये थोड़ा सा एक मिसप्रिंट हो गया, ऑप्शन नंबर B को लिख लीजिएगा। D एक नीचे आ गया तो ऊपर नीचे आपको दिख रहा होगा, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो HCHO हिंदी वाले में आप देख सकते हैं, इंग्लिश में देख सकते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ऊपर नीचे हो गया, तो उसके लिए इसे मैनेज कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन 10 कहता है, किसी प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक 1 इकाई मेल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है, तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी। फिर से सुन लिए, द यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज मोल इनवर्स पर सेकेंड, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आपका रिएक्शन के दिया है मोल लीटर इनवर्स पर सेकेंड, ठीक है, इनकी सेकेंड इनवर्स। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बताना है, जो कि हिंदी में भी आप देख लिए, किसी प्रतिक्रिया के लिए
दर स्थिरांक का इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी? प्रतिक्रिया की कोटि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रतिक्रिया की कोटि आपको निकलेगा ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आती है 11 की तरफ। 11 क्या कहता है? सेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है जब स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन विल ऑकर। स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन कब होता है? एक MBBI क्वेश्चन है, ये MBBI क्वेश्चन है 11 नंबर, इसको BBI टिक कर लीजिएगा। ठीक है, कब होता है? जब E निगेटिव हो जाए, या डेल्टा G का वैल्यू आपका निगेटिव हो जाए, या डेल्टा G का पॉजिटिव है, नन ऑफ दिस। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 11 का B। 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? B। चलिए क्वेश्चन आता है 12 की तरफ। कोहरा कौन कोलाइड सिस्टम है? फॉग इज द कोलाइडल सिस्टम ऑफ। कौन सा कोलाइडल सिस्टम है कोहरा? कोहरा कौन सा कोलाइडल सिस्टम है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा है, जल्दी कमेंट कीजिएगा। कोहरा आपका कौन सा कोलाइडल सिस्टम है? कौन सा कोलाइडल सिस्टम है? गैस है, लिक्विड है, या फिर सॉलिड है, या फिर लिक्विड इन लिक्विड है? तो कोहरा जो आपका है ना प्यारे दोस्त, कोहरा जो आपका है वो कौन सा है चारों में से? तो 12 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा B नंबर, लिक्विड इन गैस। ठीक है, लिक्विड इन गैस। कोलाइडल कौन सा है? तो लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 13 की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग यानी विच वन ऑफ दिस इज डायमैग्नेटिक। एक VBI डायमैग्नेटिक कौन सा है? अंडरलाइन कर लीजिए, डाया पारा फेरो बहुत पूछता है, डाया पारा फेरो मैग्नेटिक से बहुत क्वेश्चन पूछता है। कौन सा आपका इसमें से डायमैग्नेटिक दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, कौन सा दिख रहा है प्यारे दोस्त? कमेंट कीजिए नीचे। तो देखो, डायमैग्नेटिक का बात जब भी आए ना, जब भी आपसे डायमैग्नेटिक पूछेगा तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, सही आंसर जब भी निकालेंगे तो इसका हो जाएगा ZN+2। बाकी के 3 ऑप्शन में इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, तो ZN+2 आपका हो जाएगा ZN2+N, सॉरी ZN का पावर 2+N। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 का था, 13 का आंसर क्या हो जाएगा? D। 13 का D। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 की तरफ। कहता क्या है? भूरे वलय संकुलन में Fe का ऑक्सीकरण क्या है? यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ Fe इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन संख्या आपको बताना है Fe का ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में, FeH2O5NO SO4। तो ऑक्सीडेशन संख्या जो उसमें निकालोगे ना 14 नंबर का, ध्यान से, जिसको आता नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बहरहाल 14 का हो जाएगा +1। चलिए 15 का देखते हैं। अमोनिया को शुष्क किया जाता है, अमोनिया इज ड्राइड फ्रॉम। एक MBBI क्वेश्चन है, एक MBBI क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अमोनिया इज ड्राइड फ्रॉम, अमोनिया इज ड्राइड फ्रॉम, अमोनिया इज ड्राइड फ्रॉम। 4 ऑप्शन है, निर्जलीय CaCl2 से, CaOH से, या फिर सांद्र H2SO4 से, P4O10 से। किससे आपको ऐसे अमोनिया को ड्राई किया जाता है? अमोनिया को ड्राई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्यारे दोस्त 4 में से कौन सा ऑप्शन, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो अमोनिया को ड्राई करने के लिए हम लोग 15 का सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का, ध्यान से देखिएगा, वो हो जाएगा आप लोग का क्या? ऑप्शन नंबर C सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यही थे आज के हमारे वीडियो के पूरे क्वेश्चन। विटामिन C क्या है? विटामिन C इज चलिए विटामिन C क्या है याद रखिएगा। विटामिन C की बात की जाए तो एस्कॉर्बिक एसिड होती है। विटामिन C क्या होती है? एस्कॉर्बिक एसिड। एग्जाम फॉर परफॉर्मेंस के जवाब हम भी बता दिया, इससे ट्रियल स्टूडेंट का पंगा न लग पाए एग्जाम में, एकदम जबरदस्त। देखो बोल रहा है भास्कर जी, सर जी एग्जाम परफॉर्मेंस एकदम लाजवाब दे दिया कि अब इससे ट्रस्ट कोई पंगा नहीं ले सकता। बिल्कुल नहीं ले सकता है, एकदम गर्दा उड़ा देगा सब। ठीक है, सही जवाब क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहलों के बीच अंतर दिखाया जाता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। कैसे दिखाया जाता है अंतर? ऑक्सीकरण विधि द्वारा, लुकास परीक्षण द्वारा, विक्टर मेयर परीक्षण, या ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन पूछेगा बाबू एग्जाम में कल, ये वाला क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल के बीच अंतर कैसे दिखाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। देखो ईशु रानी बोल रही थैंक यू सो मच सर, एग्जाम में पूरा क्वेश्चन लग गया। ठीक है एकदम। चलिए 17 का देखो फटाफट सा है, 17 का ऑप्शन नंबर डी, सभी बिल्कुल सही जवाब। अब देखो इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है? Which one is the most alkaline? इनमें सबसे अधिक क्षारीय कौन है? NH3, B, C या D? 18 का फटाफट आंसर बताएं, सबसे अधिक क्षारीय क्या होगा? 18
याद रखिएगा सबसे अधिक क्षारीय पूछा जा रहा है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। जो भी सी के साथ गए हैं एकदम कमाल मचा दिए हैं, एकदम धमाल। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला सवाल, सोडियम सल्फेट का जलीय घोल में अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग कर विद्युत विक्षरण किया जाता है, तो कैथोड एवं एनोड पे क्या प्राप्त होता है? कैथोड एवं एनोड पे क्या प्राप्त होता है बताइए। सोडियम सल्फेट का जलीय घोल में अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग कर विद्युत विक्षरण किया जाता है, तो कैथोड एवं एनोड पे क्या प्राप्त होता है? चलिए बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 19, पूरी क्लास करोगे तभी क्वेश्चन टकराएगा बाबू, है ना। अगर सोचोगे 10 मिनट का क्लास करें क्वेश्चन टकरा जाए तो ऐसा नहीं होगा। जो पूरा क्वेश्चन किया एकदम धमाल मचा दिया है। चलिए 19 का देखो आंसर आ चुका है 19 का ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा H2 और O2, H2 और O2। अगला देखिए, किसी प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल अभिकारक के आरंभिक सांद्रण के विरुद्ध समानुपाती होता है, तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी? प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी? अब केमिस्ट्री में डर लग रहा है, केमिस्ट्री में क्यों डर रहा है? जब फ्रीज में गर्दा मचा दिए तो ठीक है। चलिए फटाफट, किसी प्रतिक्रिया का जीवन काल अभिकारक के सांद्रण के बीच समानुपाती होता है, तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगा? याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी सी के साथ गए हैं बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, क्या अल्कोहल में परिवर्तित करता है? ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। जो जहां से हो क्लास शुरू कर दो, क्लास जो है रात एकदम चलती रहेगी, है ना। अभी से लेकर एकदम 9 बजे रात तक क्लास चलती रहेगी। कौन एंजाइम ग्लूकोज के अल्कोहल में परिवर्तित करता है? A2 सरकार जलवा बोल रहा है, मेरे बगल में बैठे पड़ोसी मेरी हेल्प मांग रहा था। जो मेरा स्टूडेंट है ना एकदम सबको सदमा में डाल दिया होगा सेंटर पे। चलिए 21 का देखो फटाफट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जाइमेज। चलिए बेंजीन एवं NH2 समूह क्या है? द NH2 ग्रुप इन बेंजीन। बेंजीन में NH2 समूह क्या है? सर जी धोती फाड़ के रुमाल बना दिए हिमांशु महतो, एकदम। केमिस्ट्री में भी धोती फाड़ के रुमाल बनाइएगा सब। बताइए ऑर्थो डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, ऑर्थो में पारा डायरेक्टिंग या पारा डायरेक्टिंग। बेंजीन में NH2 समूह क्या होता है? एकदम 22 का सही आंसर आ चुका है क्वेश्चन में 22 का ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा ऑर्थो एवं पारा डायरेक्टिंग। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अल्कोहल के एस्टिफिकेशन का क्रम क्या है? द ऑर्डर ऑफ एस्टिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के एस्टिफिकेशन का क्रम बताइए, A, B, C या D। क्वेश्चन नंबर 23, अल्कोहल के एस्टिफिकेशन का क्रम क्या होता है? 23 का फटाफट। ठीक है कल 2 बजे से करेंगे, लेकिन आज तो 1:30 बजे क्लास लगा दिए, कोई बात नहीं है। 30 मिनट का सिर्फ नुकसान हुआ है। हाँ लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन सब कराएंगे आज भी, जैसे कल कराए थे। अल्कोहल के एस्टिफिकेशन का क्रम 23। जबरदस्त। ऑप्शन नंबर बी, जो भी बी पे गए हैं 1 2 3 बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अल्कोहल के एस्टिफिकेशन का क्रम ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलो बहुत अच्छे। अगला सवाल देखिए, एसटीपी पर किसी गैस के मोल का आयतन क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर गैस एट एनटीपी। समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन बताइए, ए बी सी या डी। 24 का फटाफट आंसर। एकदम कल भी धमाल मचेगा, जैसे आज धमाल मचा है उसे कल भी धमाल मचेगा, एकदम गर्दा गर्दा उड़ेगा, है ना। बताइए क्वेश्चन नंबर 24, एसटीपी पर किसी गैस के मोल का आयतन क्या होता है? 24। एकदम शानदार ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर। चलो अगला सवाल, कौन ताप द्वारा प्रवाहित नहीं होता है? Which one is not affected by temperature? ताप के द्वारा क्या प्रभावित नहीं होता है? सामान्यता, मोलरता, मोलरता या फॉर्मुलेटा। 25 बताइए ताप के द्वारा क्या प्रवाहित नहीं होता है? 25 का फटाफट आंसर। बहुत अच्छे, याद रखिए मोलरता जो है वो ताप के द्वारा प्रवाहित नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी। मोलैलिटी ताप के द्वारा प्रवाहित नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी। एकदम कमाल कर दिए, है ना, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल देखो, आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातु बल क्या है? ए, बी, सी या डी? आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातु बल बताइए, आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातु बल क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये कल पूछेगा बाबू, है ना। आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातु बल क्या होता है, ये कल पूछेगा एग्जाम में। सब लड़ गया सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी लाइव जरूर कर लीजिएगा, पूरी लाइव कीजिएगा तो आपको कल एकदम केमिस्ट्री में भी धमाल मच जाएगा बाबू। केमिस्ट्री में भी एकदम धोती फाड़ रुमाल बनाएंगे, जैसे मैथ और फिजिक्स में लड़ा वैसे केमिस्ट्री में भी लड़ेगा। चलिए देखो, आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 26 का, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम सिलिकेट के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला सवाल, लैंथेनाइट संकोचन का अर्थ क्या होता है? ए, बी, सी या डी? 27 याद रखिएगा, आयनिक त्रिज्या में कमी, ऑप्शन नंबर सी, है ना। क्या होता है? डिक्रीज इन आयोनिक रेडियस। अगला सवाल देखिए, ईथर की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? ईथर की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? बुर्ज प्रतिक्रिया, कोल्बे प्रतिक्रिया, क्लेमेंसन प्रतिक्रिया या ऑप्शन नंबर डी? एकदम आज भी बल्ले बल्ले होगा, एकदम कमाल हो जाएगा आज भी। ठीक है, अंकित पटेल, हाँ बोलिए, आरती बोलिए। एकदम सभी का आंसर सही आ गया है। क्वेश्चन नंबर 28 एकदम सही जवाब है, बुर्ज प्रतिक्रिया, बुर्ज रिएक्शन। 28 का ऑप्शन नंबर ए, जो भी ए के साथ गया एकदम कमाल मचा दिए हैं, जबरदस्त। चलो अगला सवाल लगा रहे हैं यहाँ पे, एक एक क्वेश्चन देख लेना बाबू, जैसे फिजिक्स में लग गया है वैसे केमिस्ट्री में भी एकदम धमाल मच जाएगा आप सभी का, है ना, एकदम गर्दा गर्दा उड़ जाएगा। चलिए अगला सवाल लगा रहे हैं यहाँ पे। अगला सवाल देखो, जबरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहे हैं आपको। बताइए NaCl की संरचना कैसी होती है? NaCl की संरचना कैसी होती है? NaCl की संरचना, NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज, NaCl की संरचना कैसी होती है? पिंड केंद्रित, फलक केंद्रित, चतुष्कोणीय या सरल घनाकार? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बताए NaCl की संरचना कैसी होती है? देखो निरंजन झा बोल रहे हैं, फिजिक्स बहुत अच्छा गया सर, थैंक यू सर दिल से। मैं कैसे थैंक यू बोलूं सर आपका, थैंक यू सो मच। हाँ एकदम फिजिक्स अच्छा गया और केमिस्ट्री भी गर्दा उड़ेगा बाबू। ठीक है, केमिस्ट्री भी गर्दा उड़ेगा। NaCl की क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एकदम शानदार, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, फेस सेंटर। सही जवाब क्या होगा? फेस सेंटर। चलो अगला सवाल, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या क्या होती है? इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ एटम ईच। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 2 का फटाफट आंसर, 4, 8, 9 या 12? जबरदस्त, देखो एकदम कमाल हो गया, गर्दा गर्दा। चलो बहुत अच्छे, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या एकदम याद रखिएगा, 2 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है, एकदम जबरदस्त। चलिए बहुत अच्छे बाबू, ऐसे ही एग्जाम में एकदम धमाल मचा रहा है, इसे आज धमाल मचा है वैसे कल धमाल मचेगा। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या क्या होती है? नंबर ऑफ बेसिक टाइप ऑफ क्रिस्टल आर। मूल क्रिस्टल में सौम्या कुमारी सर जी आपका पूरा ऑब्जेक्टिव लड़ गया, मैं तो 10 दिन में कर दिया ऑब्जेक्टिव, थैंक यू सर। एकदम ऐसे ही कमाल होता रहेगा। मैं बोला था ना कि कल क्या बोला था मैं, जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है उसको 90% लाने से किसी का बाप नहीं रोक सकता है, और आज उस बात को एकदम सही साबित कर दिए हैं और केमिस्ट्री में भी वो साबित हम कर देंगे। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या क्या होती है? 4, 7, 14 या 8? कितना भी कोई कोचिंग में पढ़ा, जितना मेरा लड़ गया है 70/70, किसी कोचिंग का भी नहीं लड़ा है, एकदम रिकॉर्ड टूट गया है। कोचिंग वाला तो हमको फोन कर रहा है, सर क्वेश्चन आप कहाँ से लाए थे? हम बोले अरे बाबू क्वेश्चन कहाँ से लाए थे, ये छोड़ो ना, लड़ गया ना। चलिए 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत पटना में कोचिंग वाले बोल रहे हैं सर आप मेरे यहाँ पढ़ाइए, अब बताओ हम दिल्ली छोड़ के पटना में वापस जाए। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या क्या होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन का लड़ गया, फोन का सिलसिला शुरू हो गया।
भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है? पटना के 3-4 कोचिंग वाले मुझे कॉल कर चुके हैं। सर आइए अब यहाँ पर आइए। भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है? तापक्रम घटाकर, तापक्रम बढ़ाकर, दाब घटाकर या सतह क्षेत्रफल घटाकर? बताइए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए सही आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑप्शन नंबर ए, तापक्रम को घटाकर। याद रखिएगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर, तापक्रम को घटाकर। जबरदस्त। चलिए अगला सवाल। सही जवाब क्या है? तापक्रम को घटाकर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बाबू। चलो अगला सवाल। वेग स्थिरांक का मान निर्भर करता है, वेग स्थिरांक का मान निर्भर करता है, वेग स्थिरांक। बताइए वेग स्थिरांक का मान। द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रिएक्शन डिपेंड अपॉन। वेग स्थिरांक का मान क्या होता है? फटाफट आंसर बताओ। वेग स्थिरांक का मान। चलिए 5 का फटाफट आंसर कीजिए। वेग स्थिरांक का मान किस पे निर्भर करता है? एकदम बाबू याद रखिएगा, 5 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तापक्रम पर। किस पे निर्भर करता है? तो याद रखेंगे टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी। फिजिक्स अच्छा गया है और केमिस्ट्री में भी धमाल मचेगा बाबा। लोहा क्या है? लोहा क्या है? अचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, फेरुचुंबकीय या फेरीचुंबकीय पदार्थ? लोहा क्या है? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक या फेरीमैग्नेटिक? चलो फटाफट आंसर कीजिए। आज जाएगा पटना गोल्ड इंस्टीट्यूट में आज जाइएगा पटना गोल्ड इंस्टीट्यूट में। नहीं बाबू, इंस्टीट्यूट वाला उतना पैसा देगा नहीं जितना मुझे यहाँ बैठे हो जाता है। लोहा क्या है? लोहा। चलिए 6 का राइट आंसर होगा फेरोमैग्नेटिक। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एकदम जबरदस्त, ऑप्शन नंबर सी। चलो बहुत अच्छे। अगला सवाल। आर्हेनियस का समीकरण क्या है? देखो खाते रहो पढ़ते रहो। एग्जाम सेंटर से आए हैं, एकदम कपड़ा वपड़ा खोल के खाना में शुरू कीजिए और एकदम पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन जो है छूटना नहीं चाहिए। आर्हेनियस का राइट आंसर आ चुका है 7 का, ऑप्शन नंबर ए, जो भी ए पे क्लिक किए। चलो अगला सवाल। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? निम्नलिखित में कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? ये पूछ रहा है। सब्जेक्टिव भी करवाएंगे बाबू, सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, सब्जेक्टिव सब करवाएंगे, टेंशन क्यों ले रहा है? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करवाएंगे। कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? अभी से हम लेकर रात 9 बजे तक लाइव रहेंगे। रात 9 बजे तक आपको जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा होगा ना, घर में एको दिन नहीं पढ़ा होगा, वो आज की ये वीडियो कर लेगा ना। कितने घंटे की वीडियो है? 7 घंटे की वीडियो है। ये आज की ये वीडियो कर लेगा ना, तो वो उसको 70 में 70 लाने से किसी का औकात नहीं के रोक देगा। चलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 याद रखिएगा। सही जवाब किसमें नहीं होता है? तो याद रखेंगे बाष्प दाब में नहीं होता है, बाष्प दाब में नहीं होता है। चलो अगला सवाल। वैद्युत अपघटन का उपयोग क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड इन। तन्नू राजपूत बोले सर मजा आ गया, मत पूछिए, आज जो किए हैं तहलका मचा दिए। थैंक यू सो मच। अच्छा इतना मेहनत किए, सेंटर पर जाके आप लोग मेरा नाम लिए कि नहीं लिए? ये बताइए, कम से कम इतना लड़ गया सारा क्वेश्चन, तो सेंटर पर सबको बताए कि नहीं कहाँ से लड़ा है? बताए कि नहीं बताए? ये बताइए। वैद्युत अपघटन उपयोग होता है ए, बी, सी या डी? वैद्युत अपघटन उपयोग होता है, बताइए फटाफट आंसर। किसमें उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छे, याद रखिएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्युत शोधन और विद्युत लेपन दोनों में। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव भी बताएंगे बाबू, केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव भी बताएंगे। जल में साबुन का कोलाइडी कण क्या होते हैं? कोलाइडल पार्टिकल ऑफ सोप इन वाटर। ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। जल में साबुन के कोलाइडी कण क्या होते हैं? सबको बताए हैं। जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे, थैंक यू। देखो जेबा परवीन ट्रेन में बैठ के क्लास कर रहे हैं, बहुत अच्छे, सबको बता दिए। हाँ एकदम एकदम सबको बता देना है। जो बच्चा नहीं पढ़ा है, कहीं गरीब स्टूडेंट है, सबको बता देना है भैया, पास करना है तो यहाँ चलाओ। चलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं, याद रखिएगा। जल में साबुन के कोलाइडी कण ऋणावेशित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दूध क्या है? दूध क्या है ये पूछ रहा है। दूध क्या है? दूध क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 दूध क्या है? दूध क्या है? मिल्क पूछ रहा है। मिल्क क्या है? मिल्क, मिल्क क्या होता है?
मिल्क के बारे में याद रखिएगा, ये डिस्पर्सन ऑफ फैट इन वाटर होता है ना, डिस्पर्सन ऑफ फैट, है ना, जल में बसा का घोल होता है। देखो यहाँ पे देख लो, हिंदी में देख लो बाबू, है ना, जल में बसाव का डिस्पर्सन होता है, जल में बसाव का डिस्पर्सन होता है। दूध क्या होता है? तो जल में बसाव का डिस्पर्सन होता है, याद रखिएगा। मिल्क पूछेगा, मिल्क क्या है? तो क्या बोलोगे? डिस्पर्सन ऑफ फैट इन वाटर। क्या होता है? डिस्पर्सन ऑफ फैट इन वाटर। एकदम चलो, एकदम खाना खाते खाते पढ़ो एकदम। क्वेश्चन नंबर 12, CH3 का प्रतिरोधी प्रभाव क्या है? द एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ CH3 ड्यू टू 7। क्वेश्चन नंबर 12 का फटाफट आंसर बताएं। CH3 का प्रतिरोधी प्रभाव क्या होता है? A, B, C या D? क्वेश्चन नंबर 12 का फटाफट आंसर। चलिए 12 का देखो आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 का याद रखिएगा, लिवर्सन ऑफ फ्री आयोडीन। क्या होगा? लिवर्सन ऑफ फ्री आयोडीन, मुक्त आयोडीन के कारण CH3 का प्रतिरोधी प्रभाव किसके कारण होता है? मुक्त आयोडीन के कारण। ऑप्शन नंबर बी, मुक्त आयोडीन के कारण। एकदम गर्दा उड़ा दिए। कौन एक सेकेंडरी एलाइड अल्कोहल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड? कौन जो है एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, फटाफट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, A, B, C या D? 13 का फटाफट आंसर बताओ। निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है? चलिए बहुत अच्छे, मैं बोली तुम भी क्लास में आना। एकदम सबको तो बताइए, जो भी बच्चा है, जो भी उदास है, उसके चेहरे पे खुशी लाइए। चलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, CF2Cl2 उपयोग होता है। CF2Cl2 का क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है किस कहाँ यूज होता है? इसका प्रतिरोधी के रूप में, कीटनाशी के रूप में, पीड़ाहारी के रूप में या प्रशीतक के रूप में? CF2Cl2 का उपयोग कहाँ होता है? फटाफट बताइए। CF2Cl2 का उपयोग कहाँ होता है? बताइए। CF2Cl2 बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछेगा बाबू। जैसे आप फिजिक्स में धमाल मचाए हैं, ठीक है, उसी तरह से केमिस्ट्री में भी धमाल मचाएगा। और केमिस्ट्री में भी हम सब्जेक्टिव भी कराएंगे। ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव भी दे देंगे, लॉन्ग भी दे देंगे, शॉर्ट भी दे देंगे, कुछ छोड़ने नहीं देंगे। एकदम एग्जाम में एकदम फड़वा देंगे एग्जाम को। चलिए 14, सबको 10-10 हजार रुपया, 25-25 हजार रुपया नीतीश जी बाबू को देना पड़ जाएगा। सब बच्चा एकदम इतना नंबर आ जाएगा कि नीतीश बाबू एकदम बिक जाएंगे अबरी। चलिए 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रशीतक के रूप में। याद रखिएगा, रेफ्रिजरेंट के रूप में। एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है एलिमिनेशन के द्वारा, डाइहाइड्रोजेशन के द्वारा, एडिशन के द्वारा या ऑप्शन नंबर डी 15। एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कैसे बदलते हैं? एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में कैसे बदला जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताओ। एलिमिनेशन, डाइहाइड्रोजनेशन, एडिशन या सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। 15। गुड इवनिंग सर एंड फ्रेंड्स। सब्जेक्टिव भी कराएंगे बाबू, सब करवाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करवाएंगे। चलिए 15 का राइट आंसर सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। सही जवाब क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। चलो बहुत अच्छे, सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। अगला सवाल, ल्यूकस परीक्षण। ल्यूकस परीक्षण का उपयोग होता है। लूकस टेस्ट यूज इज डिस्टिंग्विश। लूकस टेस्ट किस रूप में होता है? अमीनो को विभेद करने में, ईथर को या अल्कोहल को? लूकस परीक्षण, लूकस परीक्षण याद रखना, अल्कोहल को विभेद करने में किसका यूज करते हैं? लूकस परीक्षण का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? तो अल्कोहल को विभेद करने में हम लूकस परीक्षण का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अल्कोहल को विभेद करने में। किसको विभेद करने में? अल्कोहल को विभेद करने में, ठीक है ना। किसको? अल्कोहल को। चलिए अगला सवाल, फेलिंग परीक्षण किसके लिए होगा? फेलिंग परीक्षण जो है बताना है बाबू कि फेलिंग परीक्षण किसके लिए अधिकतम होता है? फेलिंग परीक्षण किसके लिए अधिकतम होगा? एस्टरडिहाइड, एसीटोन, ईथर, ए बी सी या डी? कमाल, लाजवाब, गर्दा, लव यू सर। 35 में 29 सही कर लिया हो, लव यू सर। एकदम गर्दा गर्दा हो जाएगा बाबू। नीतीश बाबू एकदम देखो एकदम खुश हो गए हैं। सब बच्चा खुश है यार, आज सबके घर में एकदम जिलेबी पूरी बटेगा। फेलिंग परीक्षण किसके लिए धनात्मक होता है? क्वेश्चन नंबर 17।
तो याद रखिएगा फेलिक परीक्षण किसके लिए धनात्मक होता है, एकदम जबरदस्त। ऑप्शन नंबर ए एस्टरडिहाइड, सही जवाब क्या है ऑप्शन नंबर ए एस्टरडिहाइड के लिए सही जवाब क्या है एस्टरडिहाइड। किसी में एल्डोल संघनन नहीं होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, किसी में एल्डोल संघनन नहीं होगा, एस्टरडिहाइड, ठीक है, बेंजील्डिहाइड या ट्राइड्यूल एसिडिहाइड। किसमें एल्डोल संघनन नहीं होता है, क्वेश्चन नंबर 18 का फटाफट से बताओ, किसमें एल्डोल संघनन नहीं होगा। बहुत अच्छा गया एग्जाम, जी हाँ बिल्कुल, जैसे कल अच्छा गया एग्जाम, ठीक है, आज अच्छा गया, कल अच्छा गया, टेक्निकल आयुष बोले सर हम डांस कर रहे हैं जी हाँ बिल्कुल डांस कीजिए, एकदम जबरदस्त। सही जवाब है 18 का। मैं तो कल बताया ही था एग्जाम से आओगे ना तुम लोग डांस करोगे एकदम डीजे बजा के। देखिए सही बोले थे कि नहीं बोले थे, बेंजील्डिहाइड। चलो अगला सवाल, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र, द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होगा, ए बी सी या डी। क्वेश्चन नंबर 19, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र। देखो सब बच्चा बोल रहा है सर जी बहुत अच्छा गया, अब केमिस्ट्री में डर नहीं लगना चाहिए, अब केमिस्ट्री में जो पढ़ा रहे हैं ना एकदम कल्हे से अच्छा गया है आज से एकदम कमाल हो गया। चलिए याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र 19, बहुत अच्छे। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा बाबू कार्बोहाइड्रेट। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन पे भी फोकस करो, एकदम झुकना भी है और क्वेश्चन पे भी फोकस करना है। चलिए अगला सवाल, ग्लूकोज की वलय संरचना में कायरल कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, ग्लूकोज की वलय संरचना में कायरल कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। फटाफट आंसर कीजिए, कल कैसा जाएगा, डांस तो अभी कर रहे हैं तो कल भी अच्छा जाएगा, 100% गारंटी है ना, किसी को औकात नहीं है कि 70 लाने से रोक दे, एकदम पूरा क्लास सिर्फ कर लीजिए। हम तो यही बोलते हैं कि मेरे साथ मुझे 7 घंटा दो बाबू, मुझे 7 घंटा दो, हम तुम्हें 70 नंबर देंगे, मुझे 7 घंटा दो, 7 घंटे वाली क्लास की एकदम कल भी एकदम धमाल मचेगा, एकदम कल भी एकदम जोश में आंसर करना है, पूरा एकदम क्लास कर लेना है, पूरा जितना मैं बता रहा हूँ पूरा कर लीजिए। इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव में कुछ पढ़िए कि नहीं जाना, बस इतने पढ़ के जाइए और एग्जाम में धमाल मचाइए। चलिए 15 का आंसर आ चुका है, 15 का ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, एकदम कमाल हो गया, है ना। चलो अगला सवाल, कौन एक अनुचुंबकीय नहीं है, कौन एक अनुचुंबकीय नहीं, विच इज नॉट पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय कौन नहीं है, ए बी सी या डी। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कौन इसमें अनुचुंबकीय नहीं होगा, 16 का फटाफट आंसर बताएं, कौन इसमें अनुचुंबकीय नहीं है। जबरदस्त तरीके से आंसर करो बाबू, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, यहां से हटना नहीं है बाबू, है ना, कल भी अच्छा जाएगा, बस यहां से हटना नहीं है। जहां भी बैठे हो, ट्रेन में हो तो ट्रेन में, बस में हो तो बस में, साइकिल पे हो तो साइकिल पे, एकदम मोबाइल से पढ़ते रहना है, क्योंकि अगर देर से पढ़ोगे तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपका छूट जाए। 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना, जो भी बी के साथ गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, जल धातु कर्म विधि द्वारा धातु का निष्कर्षण आधारित है, जल धातु कर्म विधि द्वारा धातु का निष्कर्षण आधारित है, फटाफट आंसर बताएं। जल धातु कर्म विधि द्वारा धातु का निष्कर्षण आधारित होता है जटिल यौगिक बनाकर, जलांशन, निर्जलीकरण या डिहाइड्रोजनेशन। क्वेश्चन नंबर 17 का फटाफट आंसर बताएं। एकदम शानदार, जटिल यौगिक बनाकर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। याद रखिएगा जटिल धातु विधि द्वारा धातु का निष्कर्षण जो होता है वो जटिल यौगिक बनाकर होता है ना, जटिल यौगिक बनाकर होता है, ठीक है। जो देर से आए थोड़ा सा पीछे होकर देख लीजिए, बैक होकर देख लीजिए, है ना, क्लास जो है आपकी 1:30 बजे से शुरू हो गई। चलिए अगला सवाल, कोई बात नहीं, जिसका छूट गया हम लास्ट में रिपीट कर देंगे, टेंशन नहीं लो, 1 घंटा छूटा है ना, 1 घंटा वाला क्लास हम लास्ट में रिपीट कर देंगे।
ठीक है, टेंशन नहीं लो बाबू। FeCO5 में प्रसंकरण होता है, द हाइब्रिडाइजेशन इन FeCO5 A B C या D। रात में हम रिपीट कर देंगे, रात में FeCO5 प्रसंकरण होता है, रात 9 बजे उसको रिपीट कर देंगे जो छूट गया है आपका 20-25 सवाल छूट गया है। FeCO5 में प्रसंकरण क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए बहुत अच्छे, सही जवाब है 18 का। देखो सब बच्चा बोल रहा है एकदम बल्ले बल्ले, सब एकदम बल्ले बल्ले बिल्कुल हो गया है ना, एकदम बिल्कुल खुश हो गए। तो खुशी को जो है कंट्रोल करके रखना है, खुशी कंट्रोल करके यहाँ पे रखना है, ताकि केमिस्ट्री कल ही है आपका, टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं है ना। 19, 1 ग्राम धातु 1.1 10⁻22 इलेक्ट्रॉन द्वारा डिस्चार्ज होता है, तो धातु का परमाणु भार क्या होगा, धातु का परमाणु भार क्या होगा, A B C या D। क्वेश्चन नंबर 19 का फटाफट से बताएं कि धातु का परमाणु भार क्या होगा। ठीक है, धातु का परमाणु भार क्या होगा, एकदम जबरदस्त आंसर बता। एकदम देखो शानदार आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, एकदम शानदार। याद रखिएगा बाबू, 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 66.7, है ना। अगला सवाल, यदि हाइड्रोजन गैस का दाब, देखो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, डरना नहीं, क्वेश्चन देखकर रट लीजिए एकदम। 1 वायुमंडलीय दाब से बढ़ाकर 100 वायुमंडलीय दाब कर दिया जाए तो हाइड्रोजन अधिशेन का अपकरण विभव में 25 डिग्री सेल्सियस पर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20। याद रखेंगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला सवाल, प्रतिक्रिया के प्रथम कोटि में किसी प्रतिकारक का साधन 0.8 से 0.4 होने में 15 मिनट लग रहा है बाबू, तो 0.1 से 0.025 होने में कितना समय लगेगा। देखो क्वेश्चन आपको देखकर डरना नहीं है कि सर ये टफ लग रहा है हमें, क्योंकि एग्जाम में तो सब तरह के क्वेश्चन आएंगे बाबू, हो सकता है ये क्वेश्चन भी आए। आपको करना क्या है, एकदम ध्यान से देख लेना है, क्योंकि बिहार बोर्ड क्वेश्चन चेंज नहीं करती है, सेम का सेम क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। याद रखना 15 मिनट लग रहा है, 15 मिनट में क्वेश्चन आ गया, सर 15 मिनट में पढ़ाए थे, तो 15 मिनट में सही आंसर क्या होगा, ऐसे याद रखना कि सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 15 मिनट वाला आंसर सर 30 मिनट बताए थे, है ना, ऐसे याद रखना। 22, बताना है कि शून्य कोटि की प्रतिक्रिया कौन है, शून्य कोटि की प्रतिक्रिया क्या होगी, शून्य कोटि की प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 22, शून्य कोटि की प्रतिक्रिया क्या होगी, तो याद रखेंगे शून्य कोटि की प्रतिक्रिया ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। कहा जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ, इस ग्राफ के साथ जाएंगे, इस ग्राफ के साथ, डी वाले ग्राफ के साथ, है ना। बहुत अच्छे, एकदम कमाल कर देना है कल। चलिए अगला सवाल, एससीपी संरचना में पेकिंग विभाजक क्या होता है। इन एससीपी स्ट्रक्चर पेकिंग फ्रैक्शन, देखो ये क्वेश्चन पूछेगा, एससीपी संरचना में पेकिंग विभाजक क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, ए बी सी या डी। क्वेश्चन नंबर 23, एससीपी संरचना में पेकिंग विभाजक कितना होता है, 23 का फटाफट आंसर करें। एससीपी संरचना में पेकिंग विभाजक क्या होता है, एकदम शानदार, याद रखिएगा बाबू। देखो सभी एकदम कमाल कर दिए, ऑप्शन नंबर बी। जैसे आज फिजिक्स में धमाल मचा, जैसे आज एकदम हीरो बन के निकले हो, ठीक है। उसके बाद है ना, आज जैसे हीरो बन के निकले हो, कल भी आप ही हीरो बनोगे, एग्जामिनेशन सेंटर पे आप ही का चलेगा। चलिए अगला सवाल, किसी रवा में बिंदु डिफेक्ट उसके घनत्व को घटा देती है, उसे क्या कहते हैं। द पॉइंट डिफेक्ट दैट लोअर डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड। किसी रवा में बिंदु डिफेक्ट उसके घनत्व को घटा देता है, उसे हम क्या कहते हैं। 24 का फटाफट आंसर कीजिए, ए बी सी या डी। 24, किसी रवा में बिंदु डिफेक्ट उसके घनत्व को घटा देता है, उसे हम क्या कहते हैं। 24 का फटाफट आंसर, एकदम शानदार, बल्ले बल्ले, देखो एकदम जोश में आंसर करना है। अच्छा गया एग्जाम, बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छे। देखो सोच लेना है कि हम एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे होंगे और यही से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रहा है। बस एग्जाम में आप 1 घंटा में ऑब्जेक्टिव बनाते हैं और यहाँ हम 6 घंटा करवाते हैं। 6 घंटा में जो हम दे देंगे वो आपको एग्जाम में जाके छाप देना। चलिए 24 का ऑप्शन नंबर ए, अस्कोटो डिफेक्ट, याद रखिएगा अस्कोटी डिफेक्ट, है ना। रवा में बिंदु डिफेक्ट पूछेगा तो याद रखिएगा लड़की वाली स्कूटी का, उसका याद रखिएगा। जैसे ही पूछेगा रवा में बिंदु डिफेक्ट, याद रखिएगा अच्छा रवा में बिंदु डिफेक्ट पूछ रहा है, अच्छा लड़की वाला स्कूटी लेके भागना है। ऑप्शन नंबर ए, स्कूटी डिफेक्ट। चलो अगला सवाल,
किस विधि के द्वारा, किस विधि में उत्प्रेरक का उपयोग नहीं होता है? इन बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैटेलिस्ट इज नॉट यूज्ड। किस विधि में उत्प्रेरक का उपयोग नहीं करते हम लोग? हेबर की विधि, डिकॉन की विधि, लेट कच विधि या सॉल्वे विधि? किस विधि में उत्प्रेरक का उपयोग नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 25। एकदम बल्ले बल्ले आपका पढ़ाया हुआ आ गया है सर, बहुत अच्छे। 25 का फटाफट आंसर कीजिए। किस विधि में उत्प्रेरक का उपयोग नहीं होता है? एकदम शानदार, याद रखेंगे सॉल्वे प्रोसेस में, है ना, सॉल्वे। सही जवाब क्या है? सॉल्वे प्रोसेस में उत्प्रेरक का उपयोग नहीं होता है। अब आपसे पूछेगा याद कैसे रहोगे? आपको बताए थे कैटेलिस्ट क्या होता है, तो कैटेलिस्ट होता है अगुआ। बताए थे उत्प्रेरक क्या होता है? अगुआ। और अगुआ जो होता है कहाँ यूज नहीं होता है? तो साला साहब में यूज नहीं होता है ना, याद रखिएगा। सॉल्वे विधि में यूज नहीं होता है। सॉल्वे विधि कौन है? तो वो साला जी है। कभी न कभी तो आपके साला बनेंगे ही ना कोई, चाहे आप किसी के बन जाइएगा। चलिए अगला सवाल, फ्रेंडिस आइसोथर्म क्या होता है? फ्रेंडिस एडसॉर्प्शन आइसोथर्म इज। फ्रेंडिस आइसोथर्म क्या है? 26 बताइए, फ्रेंडिस आइसोथर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। एकदम मचाएंगे मचाएंगे मचाएंगे, कल एग्जाम में मचा दिए, आज ही मचा दिए और कल भी मचाएंगे। चलिए 26। का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। एकदम धमाल मचाते हुए आंसर कर रहे हैं, और जैसे आज एग्जाम में धमाल मचाए हैं, कल भी एग्जाम में धमाल मचाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, सभी है इनमें, क्या है? सभी है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल, 373 केल्विन पर ग्लूकोज के तनु घोल का वाष्प दाब 750 mm है, तो घोल का अनुप्रभाज क्या होगा? ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 27। 373 केल्विन पर ग्लूकोज के तनु घोल का वाष्प दाब 750 mm है, तो घोल का अनुप्रभाज क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 का फटाफट आंसर बताएं। 27 एक एक क्वेश्चन एकदम गर्दा उड़ा देना है, धूम मचा देना है एग्जाम में बाबू। और रिजल्ट के बाद तो डीजे लगा के एकदम जोर जोर से उछल उछल के नाचना है। जिसको नाचना नहीं आता है वो भी नाचना। चलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1/76। ऑप्शन नंबर डी। रिजल्ट के दिन भी हम लाइव रहेंगे, रिजल्ट के दिन भी लाइव चेक करेंगे आप लोग का खुद से रिजल्ट, है ना। चलिए अगला सवाल, कौन कॉलिगेटिव गुण नहीं है? निम्नलिखित में कौन कॉलिगेटिव गुण नहीं है? Which of the following not the colligative property? कौन जो है कॉलिगेटिव गुण नहीं दिखाता है? 21 का फटाफट आंसर करें। कौन कॉलिगेटिव गुण नहीं है? देखो याद रखिएगा, कॉलिगेटिव हम कैसे लिखते हैं? तो याद रखिएगा, सी से कोलगेट लिख रहे हैं, कॉलिगेटिव यानी सी से कोलगेट। हिंदी में कोलगेट कैसे लिखेंगे? क से कोलगेट लिखेंगे, और के से क होता है, तो के से क होता है, इसलिए याद रखिएगा सही जवाब क्या है? 20 लगा रहे हैं। आपको बताना है यहाँ पे HCP संरचना होती है, किसमें होती है? HCP संरचना किसमें होती है? Which has HCP crystal structure? HCP संरचना किससे होती है? सर जी प्लीज केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है, अभी तो शुरू ही किए। HCP क्रिस्टल संरचना किसमें होती है? NaCl, C या D? पहले 35/35 तो आपको हम दे दे, पहले 35 में 35 ऑब्जेक्टिव तो दे दे आपको, कि 35 नंबर वहां से आ जाए। अंजू बाबू बोल रहे हैं सर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा था कि जैसे आप ही लिखे थे। वही तो बोल रहे हैं, इसीलिए तो कॉल आने लगा, है ना। एग्जाम में तो हम बोले थे ना कि एग्जाम में सिर्फ हम दिखेंगे, हम दिखेंगे। लगे है कि ऐसा कि अभिषेक ही सब क्वेश्चन लिख दिए हैं। एससीपी क्रिस्टल संरचना क्या होती है? ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत अच्छे, एससीपी का संरचना पूछ रहा है बाबू। एससीपी क्रिस्टल संरचना किसमें होती है? फटाफट आंसर आना चाहिए बाबू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। एकदम देखो सभी का सही आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं और कुछ लोग सी के साथ जा रहे हैं। ठीक है, बताइए सही आंसर क्या होगा? एकदम धमाल मचाना है एकदम, है ना। फिजिक्स का पूरा लग गया है तो एग्जाम में ऐसे ही एकदम बने रहना है ना। चलिए बहुत अच्छे, NaCl, ठीक है। चलिए अगला सवाल, प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बताइए प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है?
ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 2 का फटाफट आंसर बताओ। प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? एकदम याद रखेंगे बाबू, एकदम याद रखेंगे। पर सेकेंड। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, है ना। प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी जा रहे हैं एकदम बल्ले बल्ले, एकदम झूमिए, एकदम सही जवाब है। 3, कौन एक अवरोधक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसुलेटर? इनमें से कौन अवरोधक है? इनमें से कौन अवरोधक है, यह आपको बताना है। इनमें से कौन अवरोधक है? ग्रेफाइट, एल्युमिनियम, डायमंड या सिलिकॉन? कौन इसमें अवरोधक है बाबू? क्वेश्चन नंबर 3 का फटाफट से बताएं, अवरोधक कौन होगा? एकदम जबरदस्त आंसर आना चाहिए। अवरोधक कौन होगा? ग्रेफाइट, एल्युमिनियम, डायमंड या सिलिकॉन? एकदम देखो कमाल हो गया एकदम, है ना। चलिए एकदम जबरदस्त। 3 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर अवरोधक सी, याद रखिएगा सी, ठीक है ना। डायमंड बिल्कुल सही जवाब है, सी डायमंड। चलिए अगला सवाल। NaCl सोडियम Na आयन का सहसंयोजक संख्या कितना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन Na इन NaCl। NaCl सोडियम आयन में सोडियम का सहसंयोजक संख्या कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा सवाल है बाबू, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको गर्दा मचा सकते हैं आप इस क्वेश्चन देखने के बाद। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयंस इन NaCl। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है, ये याद रखिएगा। NaCl में सोडियम आयन का सहसंयोजक संख्या 5 होता है ना। चलो अगला सवाल। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन है? हीरा, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 5। Which one of the following is non-crystalline या amorphous? इनमें कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है? फटाफट आंसर करो, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। हीरा, CaCl, ग्लास या कॉमन सा? कौन इसमें अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है? एक क्वेश्चन यहां से छोड़ना नहीं है बाबू। ऑब्जेक्टिव बहुत मैच किया था सर, सब्जेक्टिव में भी मैच किया, ऐसा नहीं कि मैच नहीं किया है। कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? हीरा, बी, सी या डी? देखो यहां से याद रखना बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा सवाल है, ये एग्जाम में आपको आ सकता है। एमोर्फस पूछ रहा है, एमोर्फस। एमोर्फस याद रखिए ग्लास होता है, एमोर्फस ग्लास होता है ना। अक्रिस्टलीय पूछेगा तो आप ग्लास के पास जाइएगा। किसके पास जाएंगे? ग्लास में। चलिए अगला सवाल। स्वर्ण संख्या कम होती है, स्वर्ण संख्या किसमें कम होती है? स्वर्ण संख्या किसमें कम होती है? गोल्ड नंबर इज मिनिमम इन केस ऑफ। स्वर्ण संख्या किसमें कम होती है? गोल्ड नंबर किसमें कम होता है? जिलेटिन, एग, एल्युमिनियम, गम या स्टार्च? स्वर्ण संख्या किसमें कम होती है? क्वेश्चन नंबर 6 एकदम बल्ले बल्ले याद रखेंगे। स्वर्ण संख्या की बात की जा रही है, स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या जिलेटिन में सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर ए, है ना। किसमें कम होता है? जिलेटिन में। याद रखिएगा बाबू, जिलेटिन में सबसे कम होता है, एकदम धमाल मचाते हुए। क्वेश्चन नंबर 7 थर्माइट विधि का उपयोग कहाँ होता है? इन द थर्माइट प्रोसेस द रिड्यूसिंग एजेंट इज। थर्माइट विधि में अपचायक का यूज कहाँ होता है? क्योंकि मेरा यही सपना है कि मेरे बच्चे हर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन मार्क्स लाए, हर सब्जेक्ट में धमाल मचाए, एक सब्जेक्ट में नहीं। मैथ, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कल एकदम एग्जाम सेंटर से निकलोगे ना तो एकदम नाचते हुए निकलोगे कि सर टेंशन ही खत्म हो गया। फिजिक्स टफ था, सही चलाइए गया। केमिस्ट्री टफ था तो चलिए गया। अब बचा कुछ, अब तो हिंदी इंग्लिश में तो उड़ा देंगे, बम फोड़ देंगे। चलिए 7 का आंसर क्या होगा? 7 का एकदम सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा एल्यूमिनियम। सही जवाब क्या है? एल्यूमिनियम। चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 सल्फाइड एस के साधन की विधि क्या है? द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड एस। सल्फाइड एस साधन की विधि क्या होती है? और ये क्वेश्चन पूछेगा 100%, है ना। ये क्वेश्चन याद रखना, सल्फाइड एस के साधन की विधि क्या होती है,
ये आपके एग्जाम में पूछेगा। सब्जेक्टिव भी बताएंगे, ऑब्जेक्टिव भी बता रहे हैं और सब्जेक्टिव भी बताएंगे, एकदम धमाल मचाएंगे। सल्फाइड एस के साधन की विधि बताइए। झाग प्लवन, भर्जन, वैद्युत अपघटन या बेसमीकरण। सल्फाइड एस के साधन की विधि क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 1 का फटाफट आंसर करेंगे। सल्फाइड एस के साधन की विधि क्या है? सल्फाइड एस के साधन की विधि बताना है आपको। सल्फाइड एस के साधन की विधि क्या होती है? एकदम शानदार, बताइए सल्फाइड एस का साधन की विधि। याद रखेंगे झाग प्लवन, फोर्थ फ्लोटेशन। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, फोर्थ फ्लोटेशन। झाग प्लवन बिल्कुल सही जवाब है ना? एकदम कमाल कर दिए आप लोग, बहुत अच्छे। अगला सवाल, कैसेटाइट किसका एक है? कैसेटाइट, कैसेटिडाइट, कैसेटिडाइट किसका एक होता है? मैग्नीज का, निकेल का, सी या डी? कैसेटिडाइट किसका एक होता है? क्वेश्चन नंबर 9। कैसेटिडाइट बाबा, कैसेटिडाइट, कच्चा बादाम गाना सुने हम? बताओ कैसेटिडाइट किसका एक है? ए, बी, सी या डी? सब एग्जाम में कच्चा बादाम गाना गाना होगा। चलिए याद रखिएगा 9 का फटाफट आंसर ऑप्शन नंबर डी है ना? ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, एसएन का, है ना? चलो जबरदस्त, ऑप्शन नंबर डी। चलो सीनेबार, सीनेबार किसका एस्क होता है? सीनेबार किसका एस्क होता है? यह आपको बताना है कि सीनेबार किसका एस्क है। सीनेबार इज, बायो का भी कराएंगे, बायो का भी, सब सब्जेक्ट कराते हैं बाबू। एचजीएस, पीबीएस, एसएनओ2 या पीबीसीओ3। सीनेबार किसका एस्क होता है? क्वेश्चन नंबर 10 बताएं, सीनेबार किसका एस्क है? इतना जान लो कि फिजिक्स से भी ज्यादा धमाल आप केमिस्ट्री में मचाओगे। इतनी दुरुस्त तैयारी आज की क्लास में, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, एबीसीडी कुछ नहीं पढ़े हो, फिर भी अगर सिर्फ आज की क्लास जो कर लेता है वो एग्जाम में ऐसा नंबर लाएगा कि उसका दोस्त भी उलट जाएगा। कह रहे बाप रे बाप, कहीं पढ़वे नहीं करता था, कोचिंग नहीं किया था, कहीं पढ़वे नहीं किया, हमको भी उड़ा दिया है। सीनेबार, सीनेबार क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10। बस पूरी क्लास कर लेना, यहाँ से हिलना नहीं है। हिलो तो बाबू फिर वही होगा, छूटेगा क्वेश्चन। एचजीएस क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए। कार्बोजन किसका मिश्रण होता है? विच ऑफ द मिक्सचर ऑफ कार्बोजन? क्वेश्चन नंबर 11। देखो रोहित चंद्रवंशी बोल रहे हैं सर थैंक यू सो मच, पूरा क्वेश्चन हल गया एकदम। किस कार्बोजन किसका मिश्रण है? ए, बी, सी या डी? केमिस्ट्री में भी धमाल मचेगा बाबू, टेंशन नहीं लो, एकदम आप लोग को जो वादा किए हैं ना, सूर्य में वादा किए थे। क्वेश्चन नंबर 11 का फटाफट आंसर। कार्बोजन याद रखना बाबू, कार्बोजन किसका मिश्रण होता है? तो ऑक्सीजन और CO2 का। याद रखेंगे सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी गए एकदम बल्ले बल्ले, बिल्कुल खुश हो जाए कि आपने सही आंसर कर दिया, है ना? ऑप्शन नंबर सी एकदम बल्ले बल्ले, बहुत अच्छा आंसर है। 12 में देखो कितने समयावयवी संभव है, पूछा जा रहा है कि इसमें कितने समयावयवी, हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल इन COCl2? इसमें कितने समयावयवी संभव होंगे? क्वेश्चन नंबर 12 का फटाफट आंसर बताएं, इसमें कितने समयावयवी संभव होंगे? क्वेश्चन नंबर 12। एक क्वेश्चन छोड़ने नहीं देंगे एग्जाम में, हम एक क्वेश्चन नहीं छोड़ने देंगे बाबू। चलिए जबरदस्त आंसर आता हुआ, कितने समयावयवी संभव है? ए, बी, सी या डी? 12 का फटाफट आंसर एकदम लाजवाब, एकदम याद रखना बाबू। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 समयावयवी संभव है। कितने? तो 4 समयावयवी संभव है, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला सवाल, K4FeCN6। अब देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल एग्जाम में टपक सकता है, याद रखिएगा। K4FeCN6 में Fe का जो प्रसंस्करण है, हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आपको बिल्कुल रहेगा ही रहेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। K4FeCN6 एकदम सीधे आंख से फोटो खींचिए और दिमाग में बसाइए। K4FeCN6 में Fe का प्रसंस्करण क्या होता है? ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 13 का फटाफट आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 13 का, जबरदस्त। बहुत अच्छे, एकदम शानदार आंसर आ चुका है यहाँ पे। देखो डीजे आदम बोल रहे हैं सर लव यू एकदम मजा आ गया। मेरा दोस्त पूछ रहा था कहाँ से क्लास किया था, विश्वजीत पूछ रहा है, तो बताए क्यों नहीं दोस्त को कि हम भैया कोचिंग में नहीं पढ़े थे, हम तो अभिषेक ट्यूटोरियल पर पढ़े थे। चलिए 13 का आंसर आ चुका है। 13 का
एकदम जबरदस्त। ऑप्शन नंबर डी D2sp3 सही जवाब क्या है? D2sp3 एकदम जबरदस्त है ना। चलिए अगला सवाल, निम्न में से संघनक बहुलक है। संघनक बहुलक क्या होगा? कंडेंसेशन पॉलीमर अमंग द फॉलोइंग। संघनक बहुलक क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14। संघनक बहुलक कौन है इनमें से? संघनक बहुलक, संघनक बहुलक कौन है बाबू? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंडेंसेशन पॉलीमर अमंग द फॉलोइंग, इनमें कौन कंडेंसेशन पॉलीमर है और कौन संघनक बहुलक है? इसको एकदम टिक कर देते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सारे क्वेश्चन आपको देख लेना है, बस कुछ नहीं, हम 9 से 10 बजे तक सारा क्वेश्चन आपको दे देंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब दे देंगे। चलिए, कंडेंसेशन पॉलीमर अमंग द फॉलोइंग, कौन होता है कंडेंसेशन पॉलीमर इसमें से? क्वेश्चन नंबर 14 एकदम बल्ले बल्ले याद रखेंगे। सही जवाब क्या होगा? कंडेंसेशन पॉलीमर कौन है? एकदम शानदार, देखो आंसर कर रहा है 14 का सब ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, है ना। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, एकदम बल्ले बल्ले, बिल्कुल सही जवाब आपका है, एकदम शानदार, है ना। चल बहुत अच्छे, अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, नायलॉन 66 क्या है? नायलॉन 66 क्या है ये आपको बताना है। नायलॉन 66, नायलॉन 66 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, नायलॉन 66 क्या है? फटाफट आंसर बताएंगे, नायलॉन 66 क्या है? नायलॉन 66 क्या है ये आपको बताना है कि नायलॉन 66 क्या है। चलिए बहुत अच्छे, देखो सभी कहां से आ रहा है, एकदम धमाल मचाते हुए, एकदम कमाल। चलो 15 का राइट आंसर क्या होगा? नायलॉन 66 क्या है? बहुत अच्छे, 15 का राइट आंसर होगा पॉलीमाइड, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए पॉलीमाइड होता है ना। चलो 16 देखो क्या पूछ रहा है। 16 कौन जो है अपघटीय बहुलक है? इनमें से कौन सा अपघटीय बहुलक है ये आपसे पूछ रहा है। कौन अपघटीय बहुलक है? बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बताना है कि इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। क्वेश्चन नंबर 16, एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बाबू, यहां से एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है ना। इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए याद रखिएगा, सही जवाब क्या होगा 16 का? एकदम शानदार, सेलुलोज पे क्लिक किए हैं और बिल्कुल सही जवाब है सेलुलोज, है ना। 16 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल पूछो क्या पूछा है। एस्पिरिन क्या है? एकदम गर्दा मचेगा बाबू, एकदम गर्दा कल भी मचेगा, कल भी धूल मचेगा और कल भी आपके दोस्त लोग एकदम बेहोश होने वाले। एस्पिरिन क्या है? एंटीबायोटिक, ज्वरनाशी, एंटीसेप्टिक या ऑप्शन नंबर डी एस्पिरिन। एस्पिरिन इज एस्पिरिन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 17 का फटाफट आंसर बताएं। एस्पिरिन, देखो एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि फीवर के लिए क्या होता है, तो आपको पता है ये जो एंटीबायोटिक है ये क्या है? फीवर की दवा है ना, फीवर बुखार को कम करता है। यहां से याद रखिएगा ज्वरनाशी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। एस्पिरिन क्या है? तो एंटीपायरेटिक है। एस्पिरिन क्या है? याद रखिएगा एंटीपायरेटिक, एकदम जबरदस्त आंसर आ चुका है, एंटीबायोटिक एकदम गदागद। चलो, एक बिस्किट कौन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए याद रखिएगा सही जवाब क्या होगा 16 का? एकदम शानदार, सेलुलोज पे क्लिक किए हैं और बिल्कुल सही जवाब है सेलुलोज, है ना। 16 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल पूछो क्या पूछा है। एस्पिरिन क्या है? एकदम गर्दा मचेगा बाबू, एकदम गर्दा कल भी मचेगा, कल भी धूल मचेगा और कल भी आपके दोस्त लोग एकदम बेहोश होने वाले। एस्पिरिन क्या है? एंटीबायोटिक, ज्वरनाशी, एंटीसेप्टिक या ऑप्शन नंबर डी एस्पिरिन। एस्पिरिन इज एस्पिरिन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 17 का फटाफट आंसर बताएं। एस्पिरिन, देखो एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि फीवर के लिए क्या होता है, तो आपको पता है ये जो एंटीबायोटिक है ये क्या है? फीवर की दवा है ना, फीवर बुखार को कम करता है। यहां से याद रखिएगा ज्वरनाशी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। एस्पिरिन क्या है? तो एंटीपायरेटिक है। एस्पिरिन क्या है? याद रखिएगा एंटीपायरेटिक, एकदम जबरदस्त आंसर आ चुका है, एंटीपायरेटिक एकदम
गदागद। चलो, एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज, एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। पैरासीटामोल, पेनिसिलिन, एस्पिरिन या क्लोरोफिनॉल। क्वेश्चन में 18 का फटाफट से बताएं। एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन है? एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहत राज बोल रहे हैं, मजा आ गया सर। चाहत राज, थैंक यू सो मच, एकदम सबको मजा आ गया है, जबरदस्त तरीके से। सर हम कल से आपका क्लास ज्वाइन किए और मजा आ गया। नीतीश म्यूजिक बोले, एकदम बाबू, हम तो पहले से ही बोल रहे थे कि एग्जाम में एकदम धमाल मचाएगा अभिषेक ट्यूटोरियल। सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल का नाम रोशन होगा, वो होगा अभिषेक ट्यूटोरियल। ऐसे चैनल तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन सब बेहोश हो गए आज मेरा परफॉर्मेंस देखकर। चलिए 18 का से आंसर आ चुका है, 18 का एकदम शानदार। याद रखिएगा क्लोरोफेनेकॉल। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल, कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है? Which of the following is not a surface phenomenon? कौन सी परिघटना जो है पृष्ठीय परिघटना नहीं है? समांगी उत्कीर्ण, ठोसों का मिलना, जंग लगना या वैद्युत अपघटन प्रक्रिया। कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19 का फटाफट से बताएं। Which of the following is not surface phenomenon? कौन जो है पृष्ठीय परिघटना नहीं है? 19 का एकदम जबरदस्त आंसर आता हुआ। हेट्रोजेनस कैटलिस्ट, फ्यूजन ऑफ सॉलिड, सी या डी। कौन पृष्ठीय परिघटना नहीं है? 35 में 35 सही हो गया सर, एकदम। बायो का देंगे बाबू, एग्जाम के एक दिन पहले हम बिल्कुल देंगे। एकदम जबरदस्त आंसर सभी का आना चाहिए। एकदम बहुत अच्छे। एकदम कमाल हो गया। 19 कौन सा पृष्ठीय परिघटना नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19 एकदम याद रखिएगा बाबू। 19 का सही जवाब क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, वैद्युत वैद्युत। चलिए बहुत अच्छे, एकदम शानदार, एकदम शानदार, बिल्कुल सही जवाब है, एकदम शानदार तरीके से, है ना। याद रखिएगा वैद्युत अपघटन प्रक्रिया, है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला सवाल देखो, ये क्वेश्चन दे देगा आपको कि आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। इस क्वेश्चन को एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकदम आंख से फोटो खींचिए और दिमाग में बसाइए इसको। कौन सा आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है? इथेनॉल, एथेनॉल, पेंटेन 2 ऑन या पेंटेन 3 ऑन। कौन इसमें आयोडोन परीक्षण नहीं देता है? इंग्लिश में देख लो, बोलोगे से इंग्लिश में नहीं दिख रहा है। कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है? इथेनॉल, इथेनॉल, पेंटेन 2 ऑन या पेंटेन 3 ऑन। आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन नहीं देता है? क्वेश्चन नंबर 20 एकदम जबरदस्त। देखो आंसर सभी का आता हुआ 20 के लिए। याद रखिएगा क्या नहीं देता है बाबू? तो इथेनॉल। सही जवाब क्या होगा? इथेनॉल, ऑप्शन नंबर ए। इथेनॉल जो है आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, इसको एकदम दिमाग में बसा लेना है, इथेनॉल, है ना। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इथेनॉल। चलो एकदम धमाल मचाते हुए क्वेश्चन नंबर 21 का फटाफट आंसर करो। लैक्टिक अम्ल में कार्बन कार्बन की संख्या क्या होती है? लैक्टिक अम्ल में कार्बन कार्बन की संख्या 4, 5, 1 या 3 बताना है। द नंबर ऑफ कार्बन कार्बन इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक अम्ल में कार्बन कार्बन की संख्या क्या होती है? 4, 5, 1 या 3। फटाफट आंसर बताए, फटाफट यहाँ पे आंसर बताए जबरदस्त तरीके से। एकदम देखो शानदार आंसर आना चाहिए सभी का, एकदम कमाल हो गया। लैक्टिक अम्ल में कार्बन कार्बन की संख्या क्या होती है? 4, 5, 1 या 3। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत अच्छे, एकदम बल्ले बल्ले सही आंसर आता है 21 का। याद रखेंगे सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1 होता है बाबू। याद रखिएगा कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है, ठीक है। 21 का राइट आंसर। चलो अगला सवाल, कोप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है? कोप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है? कोप्रोलैक्टम इज अ मोनोमर ऑफ। कोप्रोलैक्टम किसका मोनोमर होता है? नाइलोन 6, नाइलोन 6 35 से ज्यादा मार दिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। कोप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है? नाइलोन 6, नाइलोन 6,
सी या डी? कोपोलैक्टम किसका मोनोमर है ये आपको बताना है। एकदम फटाफट आंसर करो बाबू। एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। एक एक क्वेश्चन जो है आप एकदम रट लेना कि कोई भी क्वेश्चन आपको लड़ सकता है एग्जाम में, इसलिए पूरा यहाँ से हिलना नहीं है। याद रखिएगा 20 कोपोलैक्टम किसका मोनोमर है। एकदम शानदार। देखो सभी कहां से आता हुआ 22 का। फटाफट आंसर करो। कोपोलैक्टम याद रखिएगा, बहुत अच्छे। नायलॉन 6 सही जवाब क्या है? नायलॉन 6 ऑप्शन नंबर ए। नायलॉन 6 का मोनोमर होता है कोपोलैक्टम। किसका? नायलॉन 6 का। जी हाँ, पक्का इसी से आएगा, जैसे फिजिक्स में आया वैसे आएगा, टेंशन एकदम भूल जाइए। विटामिन B12 में क्या होता है? विटामिन B12 कंटेंट्स, विटामिन B12 कंटेंट्स। मेरा 7 घंटे वाला फिजिक्स वाला वीडियो जाके देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन आपको फ्री से आपको मिल जाएगा। विटामिन B12 क्या है? ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 23। विटामिन B12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर बताइए। विटामिन B12 क्या होता है? बहुत अच्छे। विटामिन B12 एकदम धमाल। देखो बच्चा बोल रहा है सर शॉर्ट क्वेश्चन एकदम 30 बना दिए, लव यू सर। चलो कोई बात नहीं, बना दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से याद रखिएगा विटामिन B12 क्या होता है? कोबाल्ट होता है ना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। विटामिन B12 में क्या होता है? तो कोबाल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला सवाल। थायमिन क्या है? थायमिन, थायमिन इज ए, बी, सी या डी? थायमिन क्या होता है? 24 में बताना है कि थायमिन क्या है। 5 मेथिल यूरेसिल, 4 मेथिल यूरेसिल या 3 मेथिल यूरेसिल? थायमिन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। थायमिन क्या है? 24 का फटाफट आंसर करें। थायमिन एकदम झूम बराबर झूम होने वाला है, तो मजा आ गया सर। कल के लिए टेंशन हो रहा है, कल के लिए भी टेंशन नहीं लीजिए, पूरा क्लास कीजिए, कल भी मजा आएगा, कल भी झूमिएगा, है ना। आज का परफॉर्मेंस कल फिर रिपीट होने जा रहा है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 5 मिथिल यूरेसिल। सही जवाब क्या है? 5 मिथिल यूरेसिल। एकदम जबरदस्त। स्टार्च की मोनोमरिक इकाई क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या मोनोनस? द मोनोमरिक यूनिट ऑफ स्टार्च इज? स्टार्च की मोनोमरिक इकाई बताइए। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सी या डी? 25 का फटाफट आंसर करें कि स्टार्च की मोनोमरिक इकाई क्या होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। स्टार्च की मोनोमरिक इकाई एकदम जबरदस्त। देखो 25 कहां से आ चुका है? ग्लूकोज। जो भी ग्लूकोज के साथ गए हैं एकदम बल्ले बल्ले, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज, है ना। बहुत अच्छे, कमाल कर दिए। अगला सवाल। फॉर्मिक अम्ल को H2SO4 के साथ गर्म करने पे क्या देता है? फॉर्मिक एसिड व्हेन हीटेड विद H2SO4 क्या देगा? फॉर्मिक अम्ल को H2SO4 के साथ गर्म करने पे क्या मिलता है? आज भी हम देंगे सब्जेक्टिव, बिल्कुल टेंशन नहीं लो। सब्जेक्टिव पहले भी दिए हुए हैं, लेकिन आज हम फिर से सब्जेक्टिव देंगे, टेंशन एकदम नहीं लेना। फॉर्मिक अम्ल को H2SO4 के साथ गर्म करने पे क्या मिलता है? क्वेश्चन नंबर 26। क्या मिलेगा बाबू? फॉर्मिक अम्ल को H2SO4 के साथ गर्म कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा? एग्जाम बहुत अच्छा गया सर, फिजिक्स सबसे अच्छा गया, एकदम कमाल हो गया। चलिए इसको एकदम याद रखिएगा कि फॉर्मिक अम्ल की बात की रही है, H2SO4 का गर्म करने पर क्या मिलता है। देखो आंसर एकदम सब बच्चा करने लगा है 26 के लिए। याद रखिएगा सही जवाब होगा यहाँ पे बी होगा या डी होगा? फटाफट बताओ। एकदम देखो कमाल कर दिए सभी, ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं। एकदम शानदार आंसर आ चुका है। बताइए फॉर्मिक अम्ल को H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा भैया? एकदम जबरदस्त, देखो आंसर आ चुका है। फॉर्मिक अम्ल को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? जबरदस्त जबरदस्त, बल्ले बल्ले। ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं और ए के साथ जा रहे हैं, मजा आ गया, बिल्कुल सही जवाब है। एकदम जबरदस्त आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन सा प्रबल अम्ल है? इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल है? ए, बी, सी या डी? 27 इंग्लिश देख लो, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। विच ऑफ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? इनमें कौन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है? इनमें कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ये आपको बताना है। ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 27, इनमें कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा?
स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछ रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसमें से कौन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, ए बी सी या डी? 27 का फटाफट आंसर बताएं, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या है? एकदम कमाल का परफॉर्मेंस, ऑप्शन सभी का आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा HCOH जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। अगला सवाल, इनमें कौन अत्यधिक क्षारीय है? कौन अत्यधिक क्षारीय बाबू, ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा क्षारीय क्या है, ए बी सी या डी? सबसे ज्यादा क्षारीय कौन है, इनमें कौन अत्यधिक क्षारीय है? 28। एकदम बल्ले बल्ले, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, CH3NH2, सॉरी सी नहीं डी क्षारीय पूछ रहा है ना, तो ये नहीं होगा, एक ही जैसा दिखता है, लेकिन आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। कौन अत्यधिक क्षारीय है, तो डी पे जो भी गए हैं बिल्कुल खुश हो जाए, बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला सवाल यहाँ पे लगा रहे हैं जो कि एकदम आपको झुमा देगा, और यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में एकदम ताबड़तोड़ सट के मिलेंगे, है ना। एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा बाबू एग्जाम में, जहां से आपकी दुनिया बदल जाएगी, किस्मत बदल जाएगा, है ना। चलो देखो सभी का आंसर एकदम आने लगा है, एकदम शानदार तरीके से। बताइए ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल होता है? ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल होता है, ये आपको बताना है। ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल होता है, फटाफट आंसर बताएं। पूछा जा रहा है ग्रेफाइट, विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट? ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल होता है, ये आपको बताना है। एकदम शानदार, देखो सभी का आंसर आ रहा है, एकदम कमाल कर दिए। बताइए भैया ग्रेफाइट किस प्रकार का होता है? एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। चलो देखो सभी का आंसर आने लगा है, ग्रेफाइट एकदम बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा कोवैलेंट होता है, सही जवाब क्या है, कोवैलेंट, एकदम शानदार, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? ये जो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल है, इसमें परमाणुओं की संख्या क्या होगी? द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, एकदम फटाफट आंसर करो, एकदम गर्दा उड़ा देना है एग्जाम में। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई परमाणुओं की संख्या आपको बताना है, क्या होगा? बहुत अच्छे, याद रखिएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी गए बिल्कुल एकदम झकास आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, है ना। एकदम एग्जाम में एकदम गर्दा तो मचेगा ही मचेगा। चलो अगला सवाल, बिलियन के अनुसंध गुणधर्म का उदाहरण बताइए। द एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज। एकदम एग्जाम से बाहर निकलोगे और बोलोगे आला रे आला, अभिषेक ट्यूटोरियल से पढ़कर आला। बिलियन के अनुसंध गुणधर्म का उदाहरण बताइए। घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक, उन्नयन या ताप। बिलियन के अनुसंध गुणधर्म का उदाहरण क्या होता है? एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर एकदम फटाफट आना चाहिए बाबू, एकदम शानदार। याद रखिएगा 3 का राइट आंसर होगा क्वथनांक, उन्नयन। सही जवाब क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एकदम कमाल कर दिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल, कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक उत्पन्न करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करेगा? K2SO4, NaCl, यूरिया या ग्लूकोज। कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है बाबू? एक एक क्वेश्चन यही से आना है, एक एक क्वेश्चन एकदम छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन यहीं से आना है जबरदस्त तरीके से। चलिए